अरे बहू जरा प्याज काट दे, दाल चढ़ा दे और रोटियां भी बेल ले। मैं जरा चावल धो लूं, बहुत काम है आज तो। जी माँ जी, अब चिंता मत करिए, हम दोनों है ना, हम सब कर लेंगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोनों बहू और सास मिलकर घर के सारे काम निपटा लेती है और थक कर एक एक कप चाय पीने बैठती है। हाश, सारा काम निपट गया। कितना काम पड़ा था आज तो, मैं तो बहुत थक गई। हाँ, मेरे तो पैर ही जवाब दे गए। मेरी तो कमर भी चार चार बोल रही है। बस अब तो आराम करूंगी शाम तक। तीनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे से एक जोरदार एंट्री हुई और घर में आई ननद रानी। माँ, मैं आ गई। मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। प्रेगनेंसी में ना मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये सुनकर सास तो फिर भी खुश होती है। अरे मेरी लाडो, पहली खुशखबरी। भगवान तुझे स्वस्थ रखे। चल चल अंदर आ जा। लेकिन दोनों बहुओं का मुंह उतर जाता है। हाय राम, अभी तो 2 पल की शांति मिली थी, इनको भी अभी आना था। हाँ भाभी, चलिए कोई ना, कुछ देर की बात है। शाम तक तो नंदोई जी आ जाएंगी और ननद जी अपने घर चली जाएगी, फिर तो आराम ही आराम है। तभी सास ननद से कहती है, बेटा आई है तो जाने की जल्दी मत करना। मैं तो कहती हूँ आज रात यहीं रुक जाना। ननद मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, मैं जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, अब तो पूरी प्रेगनेंसी यहीं रहूंगी। ये सुनते ही दोनों बहुओं की मुस्कुराहट पर जैसे वज्रपात हो गया। हाय राम, अब तो दिन रात सेवा करनी पड़ेगी। प्रेग्नेंट ननद जी है और कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। दोनों बहुएं बात कर रही थी, तभी ननद की आवाज आई, भाभी मुझे बहुत भूख लगी है, जरा मेरे लिए गरम गरम पराठे बना दो। बड़ी बहू मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, लो जी, अभी आई और शुरू भी हो गई। छोटी बहू खिसियाते हुए बोली, ठीक है ननद जी, अभी लाई। कुछ देर बाद ननद ने पराठा खाया और फिर बोली, भाभी मुझे ना खट्टा खाने का मन हो रहा है, जरा अचार भी निकाल दो ना। अरे पर अभी तो पराठा खाया था। तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी है, कभी भी मन बदल जाता है। थोड़ी देर में ननद ने खट्टा भी खाया और फिर पलंग पर लेटकर बोली, अरे छोटी भाभी, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल से मालिश तो कर दो। छोटी बहू मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, ये तो हमें नौकरानी ही समझ बैठी है। एक ही दिन में ननद के नखरे उठाकर दोनों बहुओं की थकान से हालत खराब थी। हाय, मेरे तो पैर दर्द से टूट रहा है। भाभी मेरे भी हाथ दर्द से बेहाल है। देखा, जैसे जैसे समय बीतेगा ये हमें दिन रात काम पर लगाएगी। हाँ भाभी, अब तो बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द नंदो जी आए और इनको यहाँ से लेकर जाए। और भगवान ने दोनों बहुओं की सुन ली। अगले ही दिन पहुंच गए नंदोई जी। नमस्ते सासू माँ, मैं आ गया। प्रेगनेंसी में मैं अपने पति को अकेला कैसे छोड़ सकता था। नंदोई के आने से दोनों बहुएं बहुत खुश थी और मन ही मन सोच रही थी, आश नंदोई जी आ गए, अब ननद जी अपने घर चली जाएगी। ननद के जाने के बाद मैं तो जी भर के आराम करूंगी। दोनों बहुएं मन ही मन खुश हो रही थी कि तभी नंदोई जी ने आगे कहा, तो बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी अब यहीं रहूंगा सपोर्ट के लिए। ये सुनते ही तीनों सास बहुओं के तोते उड़ गए। सास मन ही मन सोचने लगी, हाय राम, अब तो दामाद जी को भी झेलना पड़ेगा। अभी से ननद जी कोई काम नहीं करती, कह देती है, भाभी मेरे लिए दूध लाओ, भाभी मुझे अमृत खिला दो। हाँ भाभी, अब तो नंदोई जी भी आकर यहीं जम गए। नंदोई जी आते ही ऐसे आराम से बैठे जैसे ये घर उनका ससुराल नहीं बल्कि कोई तीर्थ स्थल हो, और धीरे धीरे उनका आलस और नखरे पूरे घर पर हावी होने लगे। अरे छोटी भाभी, जरा ठंडा पानी तो पिला दो। छोटी बहू मन ही मन बड़बड़ाती है, अभी तक तो नाना जी के नखरे उठा रहे थे, अब क्या नंदोई जी के भी उठाने पड़ेंगे। तभी सासू माँ की आवाज आती है, अरे छोटी बहू, दामाद जी को पानी पिला। तभी दामाद जी मुस्कुराते हुए बोले, भाभी पानी ज्यादा ठंडा मत करना, थोड़ा ही बर्फ डालना। वाह, नंदोई जी ने तो आते ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया। सासू माँ, आज नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे हो जाए, साथ में मक्खन भी लगाना। बड़ी बहू सुन रही हो ना, दामाद जी की फरमाइश है, आलू के पराठे मक्खन के साथ। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। बड़ी बहू ने जैसे तैसे पराठे बनाए, लेकिन नंदोई ने पहला निवाला लेते ही मुंह बिचका दिया। अरे इसमें नमक कम है, इतनी बड़ी भूल। अब इन्हें नमक में भी प्रॉब्लम है। दिन चढ़ते चढ़ते नंदोई ने अपने असली चाल दिखाई। भाभी जरा कपड़े तो धो देना, यहाँ तो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, वो कैसे धोएगी बेचारी। ये सुनकर बड़ी बहू हैरान रह गई, क्या कपड़े भी? अरे कर दे बिटिया, दामाद जी है। ननद नंदोई की नखरे उठाकर दोनों बहुओं की हालत ढोल जैसी हो गई थी। भाभी अब तो हालत ऐसी है,
सुबह ननद की नखरे, दोपहर नंदोई की आलस और रात को सासू माँ के ताने। हाँ, ये घर तो हॉस्टल बन गया है और हम मैनेजरिंग। दोनों बहुएं 2 पल शांति से बैठी थी कि इतने में जले पर नमक छिड़कने पड़ोसन भी आ टपकी और मुंह बनाकर बोली, अरे बहनों, ये क्या हाल बना रखा है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका थका। कहीं नौकरी तो नहीं पकड़ ली? नौकरी से भी कठिन काम कर रहे हैं, ननद नंदोई सर्विस सेंटर। ये सुनकर पड़ोसन ठहाक के मारकर हंस पड़ी। अरे वाह, ये तो कमाल है। थोड़ी देर तक पड़ोसन बहुओं की खिल्ली उड़ा रही थी, तभी नंदोई की आवाज आई, अरे भाभी जरा चाय बना दो कड़क सी, मुझे भी थकान लग रही है। ये सुनकर पड़ोसन और जोर से हंसने लगी और बोली, यानी प्रेगनेंसी ननद को हुई है, लेकिन थकान नंदोई जी को ज्यादा हो रही है। बहुओं, तुम्हारी तो बैंड बज गई है भाई। पड़ोसन हंसते हुए चली जाती है। अरे बहू, ननद को दवाई खिला दे और छोटी बहू जरा उसके कपड़े धो दो। जल्दी जल्दी करो भैया, हमारी बेटी है। हमारी बेटी और हमारी हड्डियां तोड़ने वाली नौकरी। दिन बीत रहे थे, सब ननद नंदोई की सेवा में लगे थे, लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब नंदोई की मम्मी यहाँ पहुंची। अरे रे बहन जी, आप तो अपनी बेटी की बड़ी सेवा कर रही हैं। मैं भी आ गई हूँ अपनी बहू का ख्याल रखने। नंदोई की माँ को देखकर बहुओं के मुंह खुले रह गए। लो, इन्हीं की कमी थी। ये ननद जी का ख्याल रखेगी या इनका भी ख्याल हमें रखना होगा? भाभी, हमारे तो कर्म फूट गए, वो भी साथ में। नंदोई की माँ को देखकर सास भी मन ही मन कूद रही थी, लेकिन खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ बहन जी, जरूर आइए आइए, घर तो आपका ही है। लेकिन असली गेम तो यहीं से शुरू हुआ। नंदोई की माँ ने भी काम अपने बेटे से नहीं, इस ससुराल वालों से करवाना शुरू कर दिया। अरे पता है, कल तो नंदोई की माँ ने मुझसे कहा, बहू जरा गोभी के पराठे बना दे। दामाद जी, जरा बाजार से सामान ले आना, चावल, दवाई, मिठाई, ये सब। काम सुनते ही नंदोई जी के होश उड़ गए और खिसियाते हुए बोले, जी माँ जी, लेकिन पैसे? तो पैसे तो आपके पास होंगे, जाइए ले आइए सामान। हाँ, क्या सासू माँ, अब आपके घर के दामाद से आप पैसे खर्च कराएंगी? क्या दामाद जी, अब आप भी तो घर की बहुओं से काम करवाते हो, हैं? कायदे से तो उसके भी पैसे लगने चाहिए। चलिए निकालिए अपने रुपये। नंदोई का तो चेहरा उतर गया और घर में शुरू हो गया असली कॉमेडी का तांडव। हाय राम, सुबह से ननद जी के लिए कच्चा आम काट रही हूँ, अब बोलिए भाभी मुझे इमली चाहिए। और नंदोई साहब, उन्होंने कहा, भाभी मेरे लिए नींबू पानी बना दो, मुझे एसिडिटी हो रही है। अरे भाई, प्रेग्नेंट कौन है, किसी चीज की हद होती है। अरे रहने दो, इन दोनों का जोड़े में ही इलाज करना पड़ेगा। लेकिन असली मजा तो तब आया जब ये ड्रामा मोहल्ले वालों की नजरों में आया। पड़ोसन ने बात पूरे मोहल्ले में फैला दी थी। अरे सुन, उस घर में ननद प्रेग्नेंट है और पूरा खानदान उसकी सेवा में लगा है। सेवा ननद की हो रही है या नंदोई की? मैं तो कल देखा था नंदोई भाभी से पैर दबा रहा था। वाह रे वाह, ये तो गर्भवती पति निकला। देखो देखो, नंदोई फूफा तो ऐसे कर रहा है जैसे उन्हें बच्चा होने वाला है। नंदोई फूफा भी प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, और उनकी माँ तो ऐसे ऑर्डर देती है जैसे पूरा घर उनका नौकर हो। मालकिन नंदोई की माँ। बच्चों की बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई, लेकिन नंदोई और उसकी माँ जब ये सुनते तो दोनों के चेहरे लाल हो गए। नंदोई की माँ सास पर भड़कते हुए बोली, सासू माँ, आपके यहाँ पड़ोसी और बच्चों को बिल्कुल तमीज नहीं है। घर के दामाद और उसकी माँ से ऐसे बात करते हैं, बिल्कुल सलीका नहीं है। खैर छोड़ो, नादान समझकर माफ कर दिया मैंने। सास हंसी दबाते हुए खुद में बुदबुदाती है, और कोई चारा भी तो नहीं है आपके पास। बहन जी, आपने हमारी बहू की सही सेवा नहीं कराई तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। देखो, बहुओं से कहो रोज उसका मसाज करे, दूध गर्म करे और रात में पैर दबाए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे बहन जी, सेवा की चिंता छोड़ो, हम अपनी बेटे का भी ख्याल रखना जानते हैं। हाय दैया, ये औरत तो और भी खतरनाक निकली, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। बहन जी, आप चाहे कितना भी इमोशनल ड्रामा कर ले, आप जैसे लोगों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। सासू माँ ने अब ठान लिया था, नंदोई और उसकी माँ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सास दोनों बहुओं से कहती है, देखो बेटियों, अब खेल पलटना पड़ेगा। जब भी नंदोई कोई काम बोले तो बोलो जी, पर उसके पैसे लगेंगे। वाह माँ जी, मजा आ जाएगा। अब तो बेशर्म बनना ही पड़ेगा। भाभी जरा मुझे भी दूध बना दो, आज खाना ठीक से खाया नहीं। ठीक है जीजा जी, पर 1 गिलास दूध 20 रुपए। ये सुनते ही नंदोई और उसकी माँ के होश ठिकाने आ जाते हैं। क्या 20 रुपए?
हाँ बेटा, सेवा मुफ्त में थोड़ी ना होती है। ये बहुएं भी तो मेहनत करती है। बहू जरा मेरी पीठ तो दबा दो। जी मासी जी, पर पीठ दबाने का रेट है आधा किलो घी। क्या? आधा किलो घी? ये कैसा रेट है? जी, रेट वही जो सासू माँ ने फिक्स किया है। अब खेल पलट चुका था। नंदोई और उसकी माँ का हिसाब गड़बड़ा गया और बहुओं की जीत होने लगी। अरे भाई, अब ये घर तो होटल बन गया, जो भी सेवा करवाओ पैसे लगते हैं। और होटल भी ऐसा जहाँ नंदोई सबसे बड़ा ग्राहक है। इन सबसे नंदोई और उसकी माँ बौखला जाते हैं। अम्मा, ये तो बहुत गलत हो रहा है, हर काम के पैसे। मैं यहाँ मुफ्त की सेवा लेने आया था और उल्टा जेब खाली हो रही है। बिल्कुल, हमें कुछ करना होगा, वरना सासू माँ और उनकी बहुएं हमें कंगाल बना देगी। यानी खेल अब नए लेवल पर पहुंच गया था। ससुराल बनाम मायका। नंदोई इस सब से बचने के लिए एक नया आइडिया लगाता है। अम्मा, एक आइडिया है। अब देखो कैसे ये सास बहुएं हमारी चाकरी करती है, वो भी मुफ्त में। ठीक है, अगर हर काम के पैसे लगते हैं तो अब हम काम बताएंगे ही नहीं। देखो कैसे सब परेशान होते हैं। हाँ बेटा, अब हम चुप रहेंगे। जब हमारी बहू को दिक्कत होगी तब तो ये सब दौड़ेंगे ना। सास बहू अपनी जीत की खुशी मना रही थी, तभी उन्हें ननद के रोने की आवाज सुनाई देती है। सास दौड़कर उसके पास जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? ऐसी हालत में इस तरह परेशान होना सही नहीं है। मम्मा, मुझे आम खाना है पर कोई ला कर नहीं दे रहा। अरे ला देगा कोई, देखती हूँ कितनी देर में दौड़ते हैं। समझ गए? ये दोनों अब काम बोलना ही बंद कर देंगे। अब ननद जी के बहाने हमसे काम कराना चाहते हैं। तो फिर हमें भी प्लान बदलना होगा। सुनो बेटियों, अब खेल और मजेदार होगा। तुम दोनों कुछ मत करो, बस मोहल्ले वालों के सामने नाटक करना। मतलब कि ये दिखाओ जैसे नंदोई और उसकी माँ हमारी बहू पर जुल्म कर रहे हो। फिर देखो पूरा मोहल्ला कैसे इन पर टूट पड़ता है। बड़ी बहू घर के दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे सुनो सुनो, देखो हमारी ननद को आम खाने की तलब लगी है, पर नंदोई जी और उसकी माँ कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, ऊपर से खुद बैठकर आराम कर रहे हैं। हाय, क्या होगा हमारी लाडली ननद का? अब उसका ध्यान कौन रखेगा? क्यों? ये तो गलत है। अरे वाह, लड़की गर्भवती है और ये दोनों माँ बेटे मिलकर आराम फरमा रहे हैं। भला अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ ऐसा कौन करता है? मोहल्ले वाले नंदोई को सुनाने लगते हैं। ये देखकर नंदोई और उसकी माँ घबरा जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि बहुएं खुद ही ला देंगी। शर्म करो, बहुएं तो घर का काम संभाल रही है। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि अपना बोझ उस पर डालना चाहिए। और इस तरह नंदोई और उसकी माँ की सारी चालाकी मोहल्ले के सामने उजागर हो गई। नंदोई जी और उसकी माँ मोहल्ले वालों के सामने अपमानित महसूस करते हैं। देखा बेटा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। यहाँ हमसे बड़ा मास्टरमाइंड कोई नहीं है। सही कहा माँ जी, यहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और नंदोई का आलस भी मोहल्ले में वायरल हो गया। ठीक है, अब मैं मान गया। आगे से सब काम मैं ही करूंगा, भाभीियों को तंग नहीं करूंगा बस। और मैं भी बहुओं से काम नहीं कराऊंगी। वाह, आखिरकार अकल आ ही गई। नंदोई और उसकी माँ गुस्से से लाल हो रहे थे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो कहते ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। असली धमाका तो तब होगा जब खर्चे का हिसाब खुलकर सामने आएगा। हद है, अपने दामाद और उसकी माँ को इसे सबके सामने कौन अपमानित करता है। अब सास बहुओं का नंदोई और उसकी माँ पर अगला बार होता है। सुनो सुनो सब लोग, अब समय आ गया है कि नंदोई और उसकी माँ से पूरा हिसाब लिया जाए। इतने दिन जो जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा हम सबके सामने देंगे। ये सुनते ही नंदोई के तोते उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए कहता है, हिसाब? कौन सा हिसाब? अरे वही बेटा जी, दवाई के पैसे, दूध, दही, फल, सब्जी और तुम्हारे रोज रोज के नखरे। सास एक मोटा सा रजिस्टर निकालती है और हिसाब पढ़ना शुरू करती है। पहला दिन 5 किलो आम 3000 रुपये, दूसरा इमली 500 रुपये, तीसरा नंदोई के लिए दूध 2000 रुपये, चौथा नंदोई की माँ का तेल मालिश 1500 रुपये। कुल मिलाकर खर्चा लगभग 70,000। हिसाब सुनते ही नंदोई और उसकी माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्या 70,000? हाँ जीजा जी, ये तो छोटा सा हिसाब है, अभी और भी है। और अगर नखरे उठाने का हिसाब जोड़े तो। ये सुनते ही नंदोई सर पकड़ लेता है। मोहल्ले वाले नंदोई की हालत देखकर हंसने लगते हैं। वाह रे वाह, मुफ्त की सेवा लेने आए थे, अब पूरा बिल पकड़ लिया गया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जेब टटोल रहे हैं। नंदोई सर पकड़कर रोने लगता है। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
सच तो ये है कि मैं और अम्मा खर्चा बचाने के लिए यहाँ टिके थे। सोचा था ससुराल में जाकर आराम मिलेगा और पैसे भी बच जाएंगे। हाँ बहन जी, हम मानते हैं हमने गलत किया है, हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, खर्चा बचाने आए थे और हमें नौकर समझ रखा था क्या? सुन लो बेटा जी, ये घर धर्मशाला नहीं है और मेरी बहुएं मशीन नहीं है। सही कहा माँ जी, यहाँ हर किसी का सम्मान है और अब से कोई भी काम होगा तो सब मिलकर करेंगे, अकेली बहुओं पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये सब देखकर ननद रोने लगती है। माँ भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सबको इतनी दिक्कत हुई। आगे से मैं भी खुद भी थोड़ा बहुत काम कर लूंगी। अरे पगली, तुझे तो आराम ही करना है, लेकिन हाँ तू भी समझ ले, बहुएं तेरी नौकरानी नहीं तेरी भाभियां हैं। ऐसी हालत में तेरे लिए करना उनका फर्ज है, वो तेरा ख्याल जरूर रखेगी। सास और दोनों भाभियां भी ननद के गले लग जाती है। ठीक है सासू माँ, अब मैं बदल गया हूँ, अब से हर काम में मैं हाथ बटाऊंगा। आप कहोगी तो थोड़ा सा खर्चा भी दे दूंगा। तो चलिए जीजा जी, शुरुआत आज से ही कर दो। जरा झाड़ू तो उठा लो। अभी? हाँ अभी, ताकि सबको यकीन हो जाए, और 500 रुपये निकालो ताकि शॉपिंग भी हो जाए। नंदोई मरे हुए मन से पैसे देता है। दोनों बहुओं की हंसी निकल जाती है। वो नंदोई को पैसे वापस दे देती है। नंदोई जी, पैसे नहीं चाहिए हमें, हम तो बस आपकी टांग खींच रहे थे, लेकिन झाड़ू तो आप ही लगाएंगे। लो भाई, अब तो घर में अमन चैन वापस आ गया। ननद भी खुश, बहुएं भी खुश और नंदोई झाड़ू वाला बन गया। अरे सुनिधि बहू, फोन पर ही लगी रहोगी या कुछ काम भी करोगी? अरे कितनी देर हो गई है, तन्मय को भी देर हो रही है, उसे दुकान जाना है, उसका थैला पैक कर दे जिससे वो दुकान टाइम से चला जाए। लेकिन नहीं, बातें ज्यादा जरूरी है, काम तो होता रहेगा भाई। हे भगवान, मुझे तो दिन रात यही चिंता सताती है कि मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, तुम आ जाया करना थोड़े थोड़े दिन के लिए। अरे मैं कहीं और जाने की नहीं बल्कि ऊपर जाने की बात कर रही हूँ। तब तक सुनिधि चाय लेकर आती है और सुरेश जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। अच्छा, मुझे लगा कहीं जाने की बात कह रही हो। बस एक बात बताऊं शारदा जी, आप इतनी दबंग महिला हो तो थोड़े स्पेशल राइट्स तो भगवान जी ने भी आपके लिए रखे होंगे, तो थोड़ी मोहलत बीच में ले लिया करना। तुम लोग ना मुझे बिल्कुल पागल करके ही छोड़ोगे, क्या बोले जा रहे हो? सुनिधि भी मुस्कुराते हुए चाय देकर चली जाती है। अरे बहू, तन्मय का टिफिन बना कि नहीं? जी मम्मी जी। और किससे बात कर रही थी इतनी देर से? अरे अब तुम शादीशुदा हो, जरा कम ही फोन किया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी। तभी तो मैं कह रहा हूँ पूरे दिन घर में बैठी मत रहा करो, थोड़ा नीचे पार्क में जाया करो, घूमा फिरा करो, शाम को मंदिर में दिया लगाने जाया करो। लेकिन नहीं, आपको लगता है उस मुर्गे की तरह जिसने एक बार ये सोच लिया कि अगर मैं बांग ना दूं तो सवेरा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं इस घर को ना देखूं तो ये घर नहीं चलेगा। आप ना चुप ही रहा करो, अब इतना चिल्लाती हूँ तब तो ये आलम है, घर में ना रहूं तो जाने ही क्या हो। अरे बच्चे बड़े हो गए शारदा जी, उनको भी थोड़ा स्पेस दो, उनकी भी पर्सनल लाइफ है। खैर छोड़ो, मैं तो चला पार्क, मेरे दोस्त इंतजार में होंगे, आपको जो ठीक लगे वो करिए। शारदा जी फिर आवाज लगाती है। ए सुनिधि, तन्मय का टिफिन बना कि नहीं? गुस्से में जाकर उसके कमरे में देखती है तो तन्मय रेडी हो रहा है। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए बेटा, जल्दी निकलो, देर हो रही है दुकान के लिए। अब मम्मी बस मैं निकल ही रहा हूँ। मेरा तो एकदम श्रवण कुमार है, न जाने कौन से पुण्य किए होंगे तब जाके ऐसा बेटा भगवान जी ने मुझे दिया है। उधर सुनिधि किचन में उदास होकर खाना बना रही है। इस घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस सब बड़ी बहू के लिए तो बने हैं। क्या क्या सपने दिखाकर लाए थे मुझे इस घर में। बेटा तुम बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी। अरे बहू वाले अधिकार दे दो मुझे, उसी में खुश हो जाऊंगी मैं। सुनिधि तन्मय का टिफिन रेडी करके टेबल पर रख देती है और नाश्ते के लिए आवाज लगाती है। तन्मय टेबल पर आकर बैठता है और पीछे पीछे शारदा जी भी आ जाती हैं। बहुत जरा अच्छे से थाली लगाया करो, देखो तो जरा मेरे बेटे की थाली में न अचार की जगह न मक्खन रखा है, और थोड़ा दही भी तो रख देती। और तुम तो ऐसे काम करती हो जैसे कोई बच्ची हो। अरे अब शादीशुदा हो तुम। तन्मय कुछ नहीं बोलता। ये देखकर सुनिधि को बहुत तेज गुस्सा आता है और सुनिधि गुस्से में किचन से बाहर आती है। मम्मी जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है, वो तो अपने मुंह से कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मक्खन उनको पराठों के साथ पसंद नहीं है।
इनको सर्दी भी जल्दी हो जाती है, ऊपर से ठंड है तो दही इसलिए नहीं दिया, थोड़ा सा अचार इसलिए रखा है जिससे पराठा खा ले। ये कहकर सुनीता तन तनाते हुए किचन में चली जाती है। शादीशुदा शादीशुदा, सुन सुनकर कहीं पागल ना हो जाऊं मैं। शाम का समय होता है और घर में एंट्री होती है छोटी बहू तानिया और छोटे बेटे अर्पित की। अब घर का माहौल ही बदल जाता है। आ गई तानिया बहू, कैसा रहा आज का दिन? और लंच ठीक से किया था ना बेटा? उधर सुनिधि किचन से ये सब सुन रही थी। अरे गिरगिट भी अपना रंग बदलने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन मेरी सासू माँ तो टीवी चैनल के बदलने जैसे बदल जाती हैं। भैया अब देखिए कैसी मीठी वाणी लग रही है, एकदम कोयल बैठी है कंठ में जैसे। तभी कोयल की आवाज सुनाई देती है, मम्मी मैं आ गई। ये देखो भाई, इनका नाम कोयल है लेकिन आवाज एकदम कौवे जैसी। तभी तानिया किचन में आती है। अरे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो भाभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन एकदम ज़बरदस्त था भाभी। आज तो ऑफिस में 2 लोगों का बर्थडे भी था, तो बढ़िया केक कटिंग हुई, फिर डिनर करने भी गए। बढ़िया है तानिया, तेरी तो लाइफ एकदम। एक मेरी तरफ देखो, ये माताजी पुराने रेडियो की तरह सुबह से शाम तक एक ही गाना बजाती रहती है कि अब तुम शादीशुदा हो, अब तुम शादीशुदा हो। अरे भाभी, आप उनकी बात पर ध्यान मत दिया करो, मैंने आपको पहले भी कहा है। तुझे ना कहने में आसान लगता है तानिया, जब तू यहाँ रहेगी पूरा दिन तब तुझे समझ में आएगा। तानिया भी मुस्कुराते हुए किचन से निकल जाती है। अब मैं भी क्या करूं, ज्यादा कुछ तो कह भी नहीं सकती, नहीं तो मेरा ही पत्ता कट जाएगा। और भाभी से झूठ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि भाभी सोशल मीडिया पर सब देख लेती हैं। तभी कोयल रसोई घर में आती है। खाने में क्या बनाया है भाभी आपने? और कढ़ाई खोलकर देखने लगती है। सुनिधि कुछ कह पाती इससे पहले ही कोयल के दोस्त का वीडियो कॉल आ जाता है और वो बात करते हुए किचन से निकल जाती है। तभी किचन में शारदा जी की एंट्री होती है। बहू तूने ये सब्जी क्यों रखी हुई है? अब तुम शादीशुदा हो, थोड़ा तो तौर तरीका सीखो कि कैसे रसोई में काम किया जाता है। लेकिन नहीं, आजकल की लड़कियों को तो कोई तमीज तहजीब की बात सीखनी नहीं है। अगर कुछ कह दो तो सास के मुंह में से जुबान खींच ले, ऐसी है आजकल की बहुएं। सुनिधि को बहुत तेज गुस्सा आता है। अब आपका हो गया है तो मैं कुछ बोलूं? शारदा जी गुस्से में सुनिधि की तरफ देखती है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि कहीं फिर से आप ये ना कहो कि मुंह में से जुबान खींच ली। शारदा जी और गुस्से में देखती है। अरे ये सब्जी अभी कोयल दीदी खोल कर रख कर गई है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो भी एक लड़की ही है। शारदा जी गुस्से में कोयल को आवाज लगाती है। कोयल, ए कोयल। कोयल वॉइस म्यूट करके गुस्से में तमाते हुए आती है। क्या है मम्मी, आपको दिख नहीं रहा मैं फोन पर बात कर रही हूं? कोयल कॉल अनम्यूट करके फिर से बात करने लगती है। कौन है? किससे इतनी जरूरी बात कर रही है? मम्मी ना आप नहीं सुधरने वाली, अब चुप रहना, मेरे दोस्त है कॉल पर। तब पीछे से दोस्तों की आवाज आती है। आंटी जी, हम हैं कोयल के फ्रेंड्स। फिर कोयल हंसते हुए वहां से चली जाती है। शारदा सुनिधि की तरफ खिसियाती हुई सी देखती है। आजकल के बच्चे ना कुछ सुनते ही नहीं है ना। जी मम्मी जी, दोस्तों से बात करी ना, इसलिए बिजी है। फिर एक दिन शाम को सब चाय पी रहे थे, तभी सुनिधि के फोन की घंटी बजती है। फोन सुनिधि के फ्रेंड्स का था। सुनिधि अपने दोस्तों से बात करने लगती है। शारदा जी का ध्यान सुनिधि की बातों पर ही था। हाँ यार, काफी टाइम से नहीं मिले। सही कह रही हो यार, 2 साल से ज्यादा हो गया इस बार तो। तू आ रही है नोएडा? कब? पक्का पक्का। हाँ, इस बार मैं तुझसे जरूर मिलूंगी। अच्छा, इस बार ना विशेष और राहुल भी आ रहे हैं, फिर तो मिलना बनता ही है। अरे नहीं, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। हाँ बाबा ठीक है, चल रखती हूँ, किचन में काम भी देखना है। फोन रखते ही सुनिधि सभी की कप उठाकर किचन में जाने लगती है। तभी शारदा जी सुनिधि से कहती हैं, क्या बहू, किससे बात कर रही थी फोन पर? और ये कहाँ जाने की बात हो रही थी? मम्मी जी, वो सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, सबके सब विंटर वैकेशन को एंजॉय करने अपने अपने घर आ रहे हैं, इसलिए फ़ोन आया था। अच्छा, लेकिन अब ये अच्छा लगता है क्या? हाँ, कि तू शादी के बाद भी दोस्तों से मिले, ऊपर से दोस्तों में लड़के भी है।
अरे बहू, अब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि अब तुम शादीशुदा हो। सुनिधि को बहुत तेज रोना आता है। वो वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि वहां पर बैठी उसकी ननद कोयल और उसकी देवरानी तानिया कुछ नहीं कहती। सुनिधि अब अच्छे से समझ जाती है कि उसे खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। एक दिन सुबह तानिया किचन में आती है। भाभी, आज ना मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, प्लीज़ आप हैंडल कर लेना ना प्लीज़। मैं आज सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी, आप सबका देख लेना। हाँ, और अर्पित को दे देना, मुझे ना आज थोड़ा जल्दी जाना है, प्लीज़ आप हैंडल कर लेना। हाँ, मैं भी सुबह का तो सब हैंडल कर लूँगी, लेकिन तानिया तुम्हें शाम में जल्दी आना होगा, क्योंकि मुझे परसों अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में जाना है, तो आज मैं उसके लिए शॉपिंग पर जाऊंगी। हाँ ठीक है भाभी। हाँ बोलकर तानिया चली जाती है। अब शाम को जैसे ही सुनिधि बाजार जाने के लिए रेडी होती है तो शारदा जी उसे टोक देती हैं। अरे कहाँ चल दे बहू, इतना बन सवर कर? शॉपिंग करने जा रही हूँ मम्मी जी। अरे तो अकेले क्यों भला? अब तुम शादीशुदा हो, अपने पति को साथ लेकर जाओ। मेरे पति के पास अगर टाइम नहीं है मम्मी जी, तो क्या मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी? और ये किस किताब में लिखा है कि शॉपिंग सिर्फ पति के साथ ही की जा सकती है? और घर में मेरे और आपके अलावा भी 2 औरतें हैं, उनसे तो आप कभी नहीं पूछती कब कहाँ कैसे क्यों जा रहा है। अरे राम 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 राम, आजकल की बहुओं को तो कुछ कहो ही नहीं, अगर कुछ कह दिया मतलब आफत ही आ गई। चली मैं अपना काम करने। शाम हो जाती है और सुनिधि नहीं आती। इधर तानिया भी अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी करने निकल जाती है और उसे याद ही नहीं रहता कि उसे सुनिधि ने कुछ कहा था। अब घड़ी में 9 बज रहे थे, तभी सुनिधि की घर में एंट्री होती है और सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसी का इंतजार कर रहे हो। अरे सबके सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? भाभी कितने बज रहे घड़ी में? ये कोई टाइम है शॉपिंग का? यहाँ हम सब भूखे बैठे हैं। क्या तानिया नहीं आई अभी तक ऑफिस से? मैंने तो आज उसे स्पेशली बोल दिया था कि आज टाइम से आ जाना, रोज तो मैं हैंडल कर ही लेती हूँ। अरे अब वो जॉब करने वाली लड़की है, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए, आखिर तुम बड़ी बहू हो इस घर की। बड़ी बहू? अरे ये बड़ी बहू का ताज मुझे नहीं चाहिए मम्मी जी, ये आपको ही मुबारक हो। शारदा जी, आपकी इतनी उम्र हो चली है, सही को सही और गलत को गलत कहना कब सीखोगी आप? बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब उसने छोटी बहू को बोला था तो उसे आज अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। और ऊपर से यह हमारी बेटी कोयल, इसको कुछ क्यों नहीं सिखाती आप? इसकी भी तो अब शादी की उम्र हो चली है। क्या है, आप घूम फिर कर मेरे और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? सब अर्पित की तरफ देखने लगते हैं। अरे भाई, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही आज उससे मेरी बात हुई है। मैं खुद आप लोगों के सामने अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, रुको ना, मैं अभी उसे फ़ोन लगाता हूँ। तभी तानिया भी आ जाती है। लो जी लो, तानिया भी आ गई। तानिया बेटा, कहाँ रह गई थी? और सुनिधि तुम्हें बोलकर भी गई थी ना? सब तानिया की तरफ देखने लगते हैं। ये बात अर्पित नोटिस करता है। अरे भाई अब छोड़ो भी, हो गया ना, हो गई लेट है। आप लोग भी ना जाओ। तनु, हम अपने रूम में जाते हैं, पहले तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, थक गई होगी ना। अच्छा छोड़ो, आप लोग इस बात को यहीं ख़त्म करो। सुनिधि, मैं तुम्हारे साथ किचन में चलता हूँ, बताओ क्या हेल्प करनी है। ये देखकर सुनिधि को बहुत अच्छा लगता है। सुनिधि और तन्मय रसोई में काम कर रहे थे। थैंक यू सो मच तन्मय जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी परेशानी को समझा और यहाँ मेरी हेल्प कराने भी आए। टुडे आई एम रियली हैप्पी। मैं आपकी सारी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मम्मी पापा का दिल दुखे। खैर, अब मुझे समझ में आ रहा कि मैं बहुत गलत था, मुझे आपका साथ देना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर मैं ही आपको यहाँ ब्याह कर लाया हूँ। आपको दिए 7 वचन के अलावा मैंने आपके मम्मी पापा को भी ये वादा किया था कि मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है सुनिधि। इतना कहकर तन्मय सुनिधि को गले से लगा लेता है। अरे आप इमोशनल मत होइए, कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। हाँ, मुझे इस बात का दुख ज़रूर है कि मैं भी हाईली क्वालिफाइड थी, शादी से पहले मैं भी जॉब कर रही थी, लेकिन जब इस घर में आकर देखा कि सास ससुर देवर ननद
इतना बड़ा परिवार तो इसी को अपना लिया और अपने सपनों को दरकिनार कर दिया, लेकिन आज मेरे उस सेक्रीफाइस को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। अब सब खाने के टेबल पर आते हैं। अरे तू भी बैठ जा तान्या बहू, थक गई होगी। आज तू भी बहू खाना खा ले, पहले खाना तो सुनिधि बहू परोस रही है। तान्या मुस्कुराते हुए खाने के टेबल पर बैठ जाती है। हाँ मम्मी जी, आज ना बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थक गई हूँ। भाभी खाना बहुत टेस्टी बना है। सुनिधि खाना परोसते हुए मन ही मन सोच रही थी, खाना तो टेस्टी लगेगा ही, पका पकाया जो मिल रहा है देवरानी जी, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मुझे क्या करना है। सुनिधि किचन में जाती है, वैसे ही तान्या भी पीछे पीछे आती है। भाभी सॉरी सॉरी सॉरी, आपने मुझे बोला था लेकिन मैं भूल ही गई। आज ना ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था और मैं बिज़ी हो गई। ठीक है तान्या, तुम बिज़ी हो गई, लेकिन तुम मुझे कॉल करके बता भी तो सकती थी ना। बट कोई बात नहीं, जाने दो। तान्या मुस्कुराते हुए नीचे सर करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद निधि सारा काम करके रूम में आकर फ़ोन उठाती है और देखती है तान्या ने फेसबुक पर स्टोरी लगा रखी है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्टारबक्स में कॉफ़ी एंजॉय कर रही है और कहीं शॉपिंग भी कर रही है, जिसके उसने रील्स बनाकर डाले थे। अगले दिन सुबह सुबह सुनिधि सबके लिए लंच पैक कर रही होती है, तभी तान्या किचन में आती है। भाभी मेरा लंच पैक कर दिया आपने? हाँ पैक कर दिया तान्या, वो रखा तुम्हारा लंच बॉक्स। ओ भाभी आप कितनी अच्छी हो सच में। हाँ तान्या, अभी तक तो मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन आज से मैं बहुत बुरी होने वाली हूँ। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? तान्या, आज से शाम के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि सुबह तुम्हें ऑफिस जाना होता है तो तुम इतना सब नहीं कर सकती हो, लेकिन आज से शाम की ड्यूटी तुम्हारी। तान्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो बिना कुछ कहे जाने लगती है। और हाँ तान्या, कल तुम ऑफिस में काम करने के कारण मुझे कॉल करना भूल गई थी, साथ में ये भी भूल गई थी कि घर के बाकी लोगों को तो तुमने हाइड कर रखा है, लेकिन मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया अपडेट्स दिखते हैं। तान्या एकदम से चौंक जाती है और समझ जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। जो तुम दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहती हो ना, वो अब मुझसे नहीं हो पाएगा तान्या। मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, लेकिन तुमने तो कभी मम्मी जी के सामने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोला। तो आज से तुम भी अपनी जिम्मेदारी को निभाओ और मैं भी अपने करियर के बारे में सोचना चाहती हूँ। शाम को सुनिधि तैयार होकर सूट पहनकर जाने लगती है। अरे बहू कहाँ चल दी? हाँ, इस तरह बन ठन कर, और ये सूट किस खुशी में पहना है भला? अरे अब शादीशुदा हो, साड़ी ही अच्छी लगती है शादीशुदा लोगों पर। मम्मी जी, इस घर में आपकी सगी और दूसरी बहू भी रहती है, और जहाँ तक मुझे लगता है उसे भी आप ब्याह करके ही इस घर में लाए थे ना। तो फिर शादीशुदा तो वो भी हुई, तो फिर ये सारे रूल्स मुझ पर ही क्यों लागू होते हैं? इकलौती मैं ही शादीशुदा हूं क्या? शादीशुदा हो तो किसी से फोन पर बात ना करो, शादीशुदा हो तो दोस्तों से ना मिलो, शादीशुदा हो तो सूट ना पहनो, ये सब क्या है मम्मी जी? आज सुनिधि को पहली बार इतना बोलते देख शारदा जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तभी सुरेश जी भी वहीं आ जाते हैं। इतना कहकर सुनिधि चली जाती है। मैं तुम्हें हमेशा से ही कहता आया हूँ शारदा कि डोर को उतना ही खींचना ठीक रहता है जितना वो सह सके, नहीं तो जब भी वो टूटी ना तो फिर गांठ ही पड़नी है उसमें। लेकिन तुमने कभी भी मेरी नहीं सुनी, आज उसी का ये परिणाम है। हमारी सुनिधि बहू लाखों में एक है। अब सब शाम को रोज तान्या का इंतजार करते, तब कहीं जाकर रात को 10 बजे खाना मिलता, वो भी हफ्ते में 4 दिन। बाकी के दिन सब अपना काम यूं ही चलाते और उधर तान्या भी रो रो कर खाना बनाती।